हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्कल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर नंबर 3 का GS1 जो है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। राइट, सो वी हैव टू डील विद द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देयर रूलर्स ऑल्सो। तो हमें उसकी टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, एक एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन देखेंगे, ठीक, ब्रीफ में इंपॉर्टेंट एंशिएंट रूलर्स, क्योंकि इसके बारे में हमको पता लगाना है, और थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे अशोक और उसके एडिक्ट्स और उसके धम्म के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। राइट, हम लोग किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं लोअर पीसेस मेंस की। राइट, हियर वी गो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो आपको पता ही होगा कि एंशिएंट इंडिया की शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 700 AD तक। तो हमें अगर इसकी टाइमलाइन क्लियर है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टाइमलाइन क्या है। राइट, कौन सी घटना कब घटी, और इसी में हम एक एक करके राजाओं की तलाश करते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे। हालांकि शुरुआत होती है स्टोन एज से, सो देयर इज नो किंग, तो उसके बारे में तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। हड़प्पन अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हमारे पास कोई ऐसा किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो ये जो पॉइंट है एंशिएंट इंडियन रूलर्स का, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, हम लोग काफ़ी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट रूलर्स की। और वही हमको खोजने की, कहाँ मिलेंगे हमको रूलर्स। ठीक है, तो इसमें तो आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हड़प्पन की जो आर्ट है, सील मेकिंग है, पॉटरी मेकिंग है, वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैदिक लिटरेचर। राइट, इसमें भी कोई ऐसा राजा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें कवर करता है। नेक्स्ट वी हैव 16 महाजनपद, और इस 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा था? मगध। तो उसमें कुछ रूलर्स हैं, लेकिन क्या मेंस जैसे एग्जाम में क्या महाजनपद से कोई रूलर्स के बारे में पूछा जा सकता है? इसकी संभावना काफी कम है। तो अगर आप इस कम बचे हुए समय में इस वाले टॉपिक को स्किप कर सकते हैं उस पॉइंट को लेकर, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आपको पढ़नी होगी है। ठीक है, 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है। अलेक्जेंडर इन्वेजन के समय में इंडिया के कई सारे रूलर्स रहे होंगे, खासतौर पर मगध की अगर हम बात करें तो घनानंद वाज द रूलर। लेकिन मुझे लगता नहीं कि घनानंद के बारे में कोई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। 50 वर्ड्स में आ जाए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, घनानंद, जिसको धनानंद भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद व्हाट? द फर्स्ट अंपायर। व्हाट इज द फर्स्ट अंपायर ऑफ इंडिया? मौर्यन अंपायर। तो उसमें काफी सारे रूलर्स के नाम मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में तो कैसा आ सकता है? तो वो कहानी तो आपको याद ही होगी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, या चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से मगध राज्य का उन्मूलन करके मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी। तो वो कहानी तो यहाँ नहीं आने वाली। अधिक से अधिक अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है? उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आ सकता है, जिसका रेफरेंस हमको कहाँ से मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो ये जरूर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें सप्तांग थ्योरी से को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है 50 वर्ड्स का। तो ये हमको पहले राजा मिले जहां से किसी चीज के आने की संभावना है मेंस में। बिंदुसार के संबंध में मुझे नहीं लगता है कि मेंस में कुछ आएगा। हमारा सारा ध्यान चला जाता है मौर्यन एम्पायर में, कहां पर? अशोक में। अशोक के बारे में हम छोटी चर्चा भी करेंगे। अशोक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से पूरे साम्राज्य में एडिक्ट्स इन्होंने स्थापित करवाए और किस तरीके से धम्म की स्थापना करी। तो यहां से स्कोप है 2 क्वेश्चन बनने का, मतलब 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेगा एक ही, लेकिन कई क्वेश्चन यहां से ही क्रिएट हो सकते हैं। अशोक के धम्म के बारे में, एडिक्ट्स के बारे में, या अगर मॉडर्न आर्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अशोक के जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन माना जाता है। किस चीज का? आर्ट का। तो ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अशोक के बारे में आपको पता ही होगा कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसमें नहीं जाना है। आप कंसर्न को समझिए कि इस लेक्चर का कंसर्न क्या है। राइट, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे कि वी हैव
डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स, इंडिजीनियस रूलर्स एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो इंडिजीनियस रूलर में हमको मिलते हैं 3, शुंग रूलर्स, उसके बाद कण्व, और साउथ में मिलते हैं सातवाहन। सातवाहन से या शुंग से या कण्व से क्या किसी रूलर के बारे में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है। अगर हम सातवाहन रूलर्स की बात करें तो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सातवाहन रूलर्स इन प्रमोटिंग एंड टू गिव द पैट्रोनेज टू द बुद्धिज्म एक्टिविटीज। साउथ इंडिया में जो बुद्धिस्ट सेंटर जो स्टैब्लिश हुए वो सिर्फ किसकी वजह से हुए हैं? सातवाहन रूलर्स की वजह से। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको देखकर जाएंगे। हम अगर फॉरेन इन्वेडर्स की बात करें तो हमारा ध्यान इंडो ग्रीक में जाता है, उसके बाद शाकाज आते हैं, उसके बाद पार्थियन जिनको पहला भी कहते हैं, और फिर कुषाण आते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनने का जो स्कोप है वो निकल कर आता है कुषाण से। कहां से निकल कर आएगा? क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से कहां रहेगी? कुषाणों से रहेगी। खास तौर पे कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोवर ओवर द शक एरा, यह आ सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कनिष्क का वो है कुषाण के पीरियड का, वो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, राइट, एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसके फीचर्स पूछे जाते हैं। स्कूल ऑफ आर्ट बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते इस टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इंडो ग्रीक्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अंडर द डेमेट्रियस, नहीं यहां से कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, यहां से भी कुछ नहीं आने वाला। हो सकता है कि शॉर्टेस्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द विक्रम एरा एंड ऑल, ठीक है। कनिष्क के बारे में क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको बता दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में आ सकता है जो मैंने आपको बता दिया। या सातवाहन रूलर्स के बारे में आ सकता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सातवाहनस फॉर द प्रमोशन ऑफ द बुद्धिस्ट सेंटर, और किस तरीके से बुद्धिस्ट सेंटर बाद में लर्निंग सीट्स बनते हैं, और किस तरीके से साउथ इंडिया में बुद्धिज्म का प्रोपागेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रुद्रदमन के बारे में आपको पता ही होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ शाकास। किस किताब से जिक्र मिलता है पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर हमारा ध्यान जाता है गुप्ता एम्पायर में, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहां भी आपको कई सारे राजाओं के नाम दिखाई दे रहे होंगे। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्या यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है चंद्रगुप्त फर्स्ट से? मुझे नहीं लगता। समुद्रगुप्त से रूट बन सकता है क्वेश्चन, GUPTA होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है सॉरी। समुद्रगुप्त से बन सकता है। कैसे बन सकता है? राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, जो अधिकतर जानकारी किसकी दे रहा है? समुद्रगुप्त के एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज की, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये आप मान सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। किसके बारे में? प्रयाग इंस्क्रिप्शन के बारे में, राइट। प्रयाग इंस्क्रिप्शन यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति जिसमें प्रशंसा की गई है राजा की, हरिसेन ने करी है, चंपू शैली में लिखा गया है। क्या मिलता है इसमें हमको? इसके कैंपेन के बारे में मिलता है। आर्यव्रत कैंपेन, दक्षिणापथ कैंपेन, आठविक राज्यों की विजय इत्यादि। तो अगर समुद्रगुप्त से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो प्रयाग प्रशस्ति से आ सकता है। डू नॉट फॉरगेट। चंद्रगुप्त सेकंड सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। हाउ? लिटरेचर एक्टिविटी और जो ऑल राउंड प्रोग्रेस जो हमको देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड में, इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया में, वो सबसे अधिक देखने को मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है। तो यहां पर लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ है इसको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कालिदास का नाम आपने सुना ही होगा, उनकी रचनाओं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, ठीक है। तो जहां पर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो टॉपिक उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चंद्रगुप्ता इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन हिज टाइम्स? तो आप जानते ही हैं, तो क्लासिकल एज जानी जाती है। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी को लेकर गुप्ता एम्पायर जाना जाता है। पहली बार भारत में मंदिर बनते हैं नागर शैली में। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, है ना, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल के कुछ फीचर्स पूछ ले, ठीक है। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। लोअर पीसीएस में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा टफ है ये। अगर अपर पीसीएस की हम बात करें तो थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है, तो पढ़ने के लिए जो चीजें आपको मिलती हैं वहां से कई जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी आ सकता है भाई। फाइहान जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आता है,
गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइहान इन द टाइम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, कि इन्होंने उस समय के समाज के बारे में क्या बताया है। बिल्कुल आ सकता है। बाकी स्कंदगुप्त के बारे में मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एरन इंस्क्रिप्शन में हो सकता है कि 50 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन आ जाए, वो लिख सकते हैं। बाकी तो और इंपॉर्टेंट रूलर्स मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। होने को तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना समय नहीं है ना हमारे पास। पोस्ट गुप्ता पीरियड, देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी साउथ इंडिया में भी एक्टिविटी देखने को मिलती है, नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हर्षवर्धन इज अ मस्ट रीड टॉपिक फॉर यू पीपल, राइट। साउथ इंडिया में देखिए पुलकेशन सेकंड का नाम आपने सुना ही होगा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। पल्लव डायनेस्टी के बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ पर जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है ये अपने चरम पे थी। रथ स्टाइल ऑफ टेम्पल का जिक्र होता है यहाँ पर, रथ स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। बिगर मॉन्यूमेंट, मोनोलिथ टाइप ऑफ टेम्पल, ये सब द्रविडियन शैली के हैं। रॉक कट टेम्पल कहा जाता है इनको। और यहाँ पर तो समझ लीजिए कि जो 5 पांडव थे उनके नाम पर कई सारे रथ टेम्पल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना जाता है, धर्मराज रथ को। आपको याद आ रहा होगा। तो इस यहाँ पर जब पहुंचेंगे पल्लव में, तो उनकी कल्चरल एक्टिविटीज में खास तौर पे जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फटाफट रिवीजन करना है आपको, फटाफट। वेनसांग का डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी राइज ऑफ इस्लाम से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता यहाँ से, और ये तो खैर अभी इतना समय ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अगली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अशोक के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावना है। पहले तो देख लीजिए मौर्य एम्पायर का ये मैप, और ये दूसरा मैप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इस तरफ। इसमें अशोक के एडिक्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो अशोक एस्टेब्लिश्ड रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, मेजर एंड माइनर बोथ थ्रू आउट हिज एम्पायर। तो ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना आपको, ये बाउंड्री के पास आपको मेजर रॉक एडिक्ट दिखाई देंगे। पिलर एडिक्ट आपको देखिए सेंट्रल पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, तो जरूर इस मैप को देख के जाइएगा, राइट। इस तरीके से अशोक के जो अभिलेख हैं वो दिखाई पड़ते हैं आज भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या है, संरक्षित है, और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये वो पार्ट है जिसमें मॉडर्न आर्ट वाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, और अशोक के एडिक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और अशोक के धम्म से भी आ सकता है। तो लेट अस डील विद अशोकास धम्म। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या लिखना है, ये आंसर के फॉर्म में लिखा गया है। द वर्ड धम्म इज अ पाली वर्ड एंड डिराइव्स फ्रॉम द धर्म, दैट इज रिलीजन। However, Ashoka's Dhamma was neither a new religion nor a new political philosophy. Rather, it was a way of life, a moral code of conduct, and a set of principles to be adopted and practiced by people at large. अशोक के धम्म के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, अच्छी तरह जानते हैं, तो हो सके जरूरी नहीं कि आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। The content of his Dhamma were so broad and humanitarian that no culture or religious sect could object it. इसे ठीक ऐसे समझना है कि आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको किसी भी धर्म को जिससे कोई ऐतराज है ही नहीं। जैसे कि किसी बड़ों का सम्मान करना है, क्या कोई धर्म इस बात की इजाजत नहीं देगा कि बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करेगा। ये तो सभी धर्म में बिल्कुल मान्यता प्राप्त है कि सभी का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का। इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज जो हैं, क्या कोई भी धर्म उससे इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। यानी कि इतना ब्रॉड है कि कोई सेक्ट इसको बिल्कुल भी क्या है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। Since Dhamma was not at all the new concept in ancient time, Ashoka gave a new meaning to it by humanizing it by widening its scope. तो अशोक ने इसको नए आयाम दिए हैं, वो आपको समझाना होगा। अशोक was inclined toward Buddhism after the Kaling War, वो आप जानते ही, and deeply influenced by the teaching and thoughts of the Lord Buddha। और किस तरीके से अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में के बाद बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजी है टू प्रोपागेट द बुद्धिज्म, राइट। हिस्टोरियंस के नाम दे सकते हैं आप लोग कि कौन सा हिस्टोरियन अशोक के धम्म के बारे में क्या कहता है।
What was the content of the Dhamma? Through his edicts, Ashok propagated the ideas of Dhamma. Edict in his way played the major role to understand the meaning of Dhamma. तो देखिए, अशोक के अगर हम रॉक एडिट की हम बात करें, किसकी? रॉक एडिट की, तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रायंगल मैंने बना लिया यहाँ पर। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सुनिएगा इसको। अशोक के कितने लेख हैं? 14 से मेरा मतलब यहाँ पर किस चीज से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनफैक्ट ये है 14। तो व्हाट इज फर्स्ट रॉक एडिट? द फर्स्ट लाइन। व्हाट इज द सेकंड रॉक एडिट? द सेकंड लाइन। व्हाट इज द थर्ड रॉक एडिट? द थर्ड। व्हाट इज द 14th रॉक एडिट? द 14th स्टैंजा। ये है, जबकि बुक में हमको क्लियरली समझाया नहीं गया है इस चीज को। फर्स्ट एडिक्ट में क्या लिखा है तो ढूंढने लगते हैं क्या कि पहला अभिलेख कौन सा है। पहले से मेरा मतलब फर्स्ट स्टैंजा से। तो मेजर रॉक एडिक्ट 11 में लिखा है, कंटेन एन इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म। धम्म की जानकारी मेजर रॉक एडिक्ट 11 में दी है, यानी कि 11th पंक्ति में दी होगी। नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। Some of the edicts which deals with the Ashok Dhamma are as follows. Major Rock Edict 1, prohibition of animal killing, reflect करता है बुद्धिज्म एक्टिविटीज को। Major Rock Edict 2, social welfare, medical facilities to human and animals. MRE 3, maintenance of constant contact with the rural people. And Major Rock Edict 5, appointment of Dhamma Mahamatra, which he did in 14th regnal year, and the humane treatment of servants by masters and of the prisoners by the government. So these are some of the important features of Dhamma. Replacement of Bheri Ghosh, that is sound of war drum, by the Dhamma Ghosh, sound of peace. This is mentioned in Major Rock Edict number 13. Major Pillar Edict में भी अशोक के कुछ धम्म के बारे में जानकारी मिल रही है। अशोक स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है क्या? What is Dhamma? कियूची धम्मे? And answer himself, what? आपासी नावे बहु कयाने दया दाने। ये खुद ही उत्तर दे रहा है अशोक। Means what? To remain away from the sins, to do welfare work, and to show mercy, and to make donations, etc. These things should be added in your answer. अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, और आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से अशोक ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, किस चीज को लेकर? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर। ठीक है, तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो हमारी ऐप जिसका नाम है एम स्टडी सर्किल, उसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चंस विद आंसर्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम फॉर यू। तो इस कम बचे हुए समय में आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए, और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने अपनी ऐप में डाला है उसको आप एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करके टाइम लिमिट के अंदर लिख के दिखा सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।